नमस्कार मित्रों आज जहाँ पर हम बैठे हैं, जहाँ हम जीते हैं, जहाँ हम सांस लेते हैं, जो हमारी ज़िंदगी का ठिकाना है, इसे पृथ्वी दिवस के रूप में विश्व भर में याद किया जाता है। मकसद होता है याद करने का, किसी बहाने से हम अपने आसपास निरंतर बदलते हुए परिवेश को देख लें और कोशिश करें कि जहाँ जहाँ थोड़े से छेद हो गए हैं और छेद बड़े गहराते जा रहे हैं, उन छेदों को भरें ताकि ज़िंदगी बनी रहे। और ज़िंदगी का ताल्लुक़ मेरी और आपकी ज़िंदगी तक सीमित नहीं है, ये पिछली पीढ़ियों के जो संस्मरण हैं उन पर भी और आने वाली पीढ़ियों पर भी। आपका बच्चा है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को, अपने पोते को, अपने किसी भी अंश के या वंश के किसी एक प्रतिनिधि को आगे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको इन बातों पर गंभीरता से विचार करना होगा। चलिए पहले पृथ्वी से थोड़ा सा पहचान, वैसे तो पहचान तो अब जहन में घुसती तो नहीं है किसी के भी, लेकिन पहचान कर लें, एक बार याद कर लें। आखिर ये हमारी पृथ्वी है और इसी पर हमने पहली बार आँख खोली थी, हमारे पूर्वजों भी। और जो भी घटनाएं इतिहास की, भूगोल की, संस्कृति की, कला की सारी घटनाएं जो हैं इसी काल अवधि में सामने आई हैं। मित्रों, अभी तक ये अनुमान है, अनुमानों के अनुसार अभी तक ये निष्कर्ष निकाला गया है कि ये पृथ्वी का जन्म आज से लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इसकी उम्र 3 लाख वर्ष पूर्व है इस धरती की। और आज स्थिति यह है कि इसमें 8 बिलियन यानी कि 8 अरब लोग जो हैं वो इस धरती पर, 8 अरब आंकड़ा थोड़ा पुराना है, आप थोड़ा सा और बढ़ा के मान लीजिए कि ये 8 अरब प्लस आबादी वाला ये एक उपग्रह है या ग्रह है, आप कह सकते हैं। ये किसी अभिशाप के तहत है या क्या है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पृथ्वी की नियति है, उसका भाग्य है कि उसको सूर्य के गिर्द चक्कर काटने ही पड़ते हैं। और दूसरी ओर यह है कि उसका एक स्वाभाविक उपग्रह भी है। स्वाभाविक उपग्रह का नाम चंद्रमा है। चंद्रमा उसके गिर्द चक्कर काटता है, परिक्रमा करता है। अब ये परिक्रमाएं क्यों होती हैं, कौन सा गुरुत्वाकर्षण, कौन सी वो जो एक शक्ति है जो इन चीज़ों को सामने लाती है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये चीज़ें हैं। इसमें कोई सबसे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये एक वैज्ञानिक तथ्यों का सवाल है। और थोड़ी सी बातें मैं आपसे और जानकारी साझी कर लूँ। वो ये कि इसमें जितनी भी पृथ्वी हमारे सामने है, हमारे पास है, इसका 71% भाग जो है वो समुद्र में है। अर्थात हमारे पल्ले जो ठोस धरती है वह केवल, आप शेष देख लीजिए कि 71% हो गया और 29% भाग हमारी पृथ्वी के पल्ले, जिसमें ठोस धरातल भी है, जिसमें पहाड़ भी हैं, जिसमें ज्वालामुखी भी हैं, जिसमें उपत्यकाएं भी हैं, छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, बहुत कुछ है। नदी नाले भी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि वो 71 तो अकेला समुद्र पी गया। जो 29% है, इसमें नदियाँ इसमें इस खाते में आती हैं, नाले इस खाते में आते हैं, और जल के अन्य जो छोटे मोटे संसाधन हैं, चाहे वो सरोवर हैं, चाहे कुछ हैं, वो भी इसी खाते में आते हैं। हमें जो भी पहचान पृथ्वी की बनाए रखनी है वो 29% की उपलब्धियों और सक्रियताओं को लेकर बनाए रखनी है। आबादी निरंतर बढ़ रही है। मूल रूप में इसकी परिकल्पना करना आसान नहीं है। साहित्य के साथ भी इसका रिश्ता है। मिल्टन से लेके जयशंकर प्रसाद और उसके बाद बहुत सारे अन्य कवियों ने भी इसकी परिकल्पना को साहित्य में संजोया है। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन के अलावा भी बातें कही गई हैं। और उर्दू शायरी में इकबाल ने मथापच्ची काफ़ी की। मूल रूप से वो दार्शनिक था। आपकी उसकी बहुत सारी बातों से सहमत हो वो अलग बात है, लेकिन मूल रूप से उसने भी ये कहा था कि तू है मुहीते बेकरां। ये उसने अपने अल्लाह को, ईश्वर को कहा था कि तू है मुहीते बेकरां, मैं हूँ ज़रा सी आबजू।
या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। तो ये एक बड़ी और उसी रौ में वो अगला शेर भी कहते हैं कि बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कि बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। इतनी लंबी चौड़ी दुनिया है, अब तू इंतज़ार कर मेरा, मैं तब जाके तुम में विलीन होऊंगा। तो ये सारी की सारी दार्शनिकता जो है कहीं ना कहीं ब्रह्म तत्व और सृष्टि तत्व और प्रकृति तत्व, इन तीनों के गिर्द ही घूमती हैं, चाहे इकबाल हों और चाहे जयशंकर प्रसाद हों। प्रसाद जी जो अपनी कामायनी का जो आरंभ करते हैं उसके पहले सर्ग में ही प्रथम पंक्तियों में भी ये चीज़ें दर्ज हैं कि हिमगिरि के उत्तंग शिखर पर, कि हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था एक तरल, लेकिन एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। अब कुछ भी कह लीजिए, बात वही है, तत्व एक है। समुद्र में भी है, अगर समुद्र 71% है तो समुद्र ऐसा नहीं है कि वो निरंकुश है, बेलगाम है। उसमें भी करोड़ों प्रजातियां हैं जीवों की, खनिज हैं, बहुत सारी संपदा है और बहुत सारे जीव जंतु वो समुद्र में ही रहने के अभ्यस्त हैं। उनका कब्ज़ा है आपकी पृथ्वी के 71% भाग पर, लेकिन महत्व जो है सारा का सारा वो 29% के मुकद्दर में है। 29% में आप क्या नहाएंगे, आप क्या निचोड़ेंगे यदि आप थोड़ा सा इस बारे में गंभीर नहीं होते। मित्रों, दिन ब दिन स्थितियां जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, पर्यावरण जो है वो ठीक नहीं चल रहा। थोड़ी सी हवाएं बदलती हैं तो हम किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं, थोड़ी सी हवाएं बदलती हैं, प्रदूषण फैलता है तो हम फिर किसी महामारी का शिकार होने लगते हैं। और महामारियां और आपदाएं कितनी जानें ले लेती हैं, इस बात का सही अनुमान लगाना ना तो मुमकिन था, ना मुमकिन है और ना ही मुमकिन होगा, क्योंकि ये चीज़ें निरंतर एक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, ये चलती हैं। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि जितनी जागरूकता हम लोग लाएंगे इस बारे में, उतना ही थोड़ा सा बचे रहेंगे, लंबी उम्र पाएंगे। इस धरती पर रहने वाले जीव जो हैं वो लंबी उम्र पालेंगे यदि थोड़ा सा जागरूकता का आंचल पकड़े रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं इसमें थोड़ी सी बात और जोड़ देना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे सम्मेलनों में गंभीर विचार भी किए। एक रियो में भी सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन में बड़ी गंभीर चर्चाएं की गई और दुनिया भर में उन चर्चाओं को फैलाया गया। लेकिन अब किसी पीढ़ी को रियो सम्मेलन याद हो, ये भी संभव नहीं है। पृथ्वी पर सुकून नहीं है मित्रों। अगर सुकून वाली पृथ्वी चाहिए तो हमें उसकी फ़िक्र करनी पड़ेगी और उसके लिए जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी। और जो तयशुदा निर्धारित प्रकृति के नियम हैं उनका उल्लंघन करने की अनुमति हमें नहीं होगी। हम निरंकुश नहीं हो सकते, हम पर कुछ लगाम तो ये प्रकृति और ये प्रकृति की जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी डालती हैं। थोड़ा सा इसको और देख लीजिए। कई बार ये भी एहसास होता है कि एक ऐसे हम जहाज़ पर सवार हैं जिस पर भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही है और एक स्तंभकार ने तो इसे ये कहा है कि ये बेटिकट लोग जैसे भीड़ में सवार हो जाते हैं धक्कम पेल करते हुए, तो ये बेटिकट लोगों की जो भीड़ सी इकट्ठी हो जाती है जिन्हें ना कुछ लेना ना कुछ देना, ना अपना योगदान डालना, ना अपनी टिकट लेनी है, कुछ भी श्रम नहीं करना, लेकिन भीड़ का हिस्सा धक्कम पेल करते हुए घुस जाते हैं। और उसके बाद ये धक्कम पेल चलती रहती है और उस धक्कम पेल को सिर्फ वे लोग नहीं भोगते जो बेटिकट हैं, जो बाटिकट हैं, जिनके पास बाकायदा टिकट है। बाकायदा टिकट का मतलब गंभीरता है। जो लोग अपना हिस्सा चुकाते हैं जीवन में, उनको इस बात का हक मिलना चाहिए, लेकिन वो भी सफ़र करते हैं, वो भी, उनका भी हाल बुरा होता है
और जो बेटिकट हैं सुखी वो भी नहीं होते, सुकून उनको भी नहीं मिलता। इसलिए मित्रों, ये पृथ्वी दिवस हमें बार बार याद कराता है कि अपने आप को संभाल लीजिए। पृथ्वी तो चलेगी, कब तक चलेगी कोई पता नहीं, प्रलय कब आएगी कोई पता नहीं, क़यामत, प्रलय, ये सारी की सारी परिकल्पनाएं हैं। वो बकौल कासमी साहब की, एक लम्हे के लिए चाँद चमकता है अगर, कि एक लम्हे के लिए चाँद चमकता है अगर, तो ये एक लम्हा तेरी देन नहीं हो सकता। ये उस इंसान के यकीनों की कलाबाजी है, ये उस इंसान के यकीनों की कलाबाजी है, अपनी मर्ज़ी से जो जुल्मत में नहीं खो सकता। शुक्रिया।